Hello everyone, welcome again to revision series for chapter 2 of business studies जिसका नाम है बच्चे principles of management. What is principles बच्चा? Methods, fundamentals, journal guidelines. बच्चा principles का मतलब journal guidelines होता है या कोई specific चीज होता है? Exactly. अगर बेटा हम बात करें बिजनेस स्टडीज की और अपनी मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल है, दे प्रोवाइड अस विद जर्नल गाइडलाइंस. अगर हम बात करें साइंस के प्रिंसिपल्स की, तो वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? स्पेसिफिक गाइडलाइंस या फिर स्पेसिफिक कुछ भी सिद्धांत बता देना कि हाँ जी अगर ये करोगे तो उससे क्या होएगा. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले बच्चा इंट्रोडक्शन में क्या है कि दे आर नॉट रूल्स. ये रूल्स नहीं है, सिर्फ ये क्या है आपके लिए एक गाइड है जो कि आपके एक्शंस को बताती है कि आपको आगे जाके किस तरीके से एक्ट करना है. तो अगला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. अब जो आप ये मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसके प्रिंसिपल्स की नेचर कैसी है कि वो कैसे कैसे हैं. सबसे पहला फीचर है बच्चा या फिर अब सबसे पहली नेचर आ जाती है आपकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनकी वैलिडिटी कैसी होती है, इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होती है? यूनिवर्सल, कि आप जहां भी लगाओगे वहां पे भी वही लग जाएंगे, प्रोवाइडेड कि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो ह्यूमन का बिहेवियर हो वो रैशनल नेचर का हो. ठीक है, कि हाँ जी मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीचर्स आपके लग जाएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पे आप इन प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं. देन कम्स दे प्रोवाइड यू विद जर्नल गाइडलाइंस, कि ये आपको कुछ भी स्पेसिफिक या फिर रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते कि हाँ जी अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई तो ये प्रिंसिपल लगा देना आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी. ये सिर्फ आपको क्या देते हैं? एक जर्नल गाइडलाइन देते हैं कि हाँ जी अगर आपका कोई भी काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप करना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल्स को लगा के आप अपना काम स्मूथली चला सकते हो और बेटर चीजों को मैनेज कर सकते हो. देन नेक्स्ट है बच्चा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, की ये बनते कैसे हैं बच्चा? बार बार एक चीज को एक्सपेरिमेंट करा गया, ऑब्जर्व करा गया, जब हर बार या फिर मैक्सिमम टाइम रिजल्ट सेम निकल के आए तो वो क्या बना दिए गए? आपके प्रिंसिपल्स बना दिए गए. देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, की ये रिजिड नहीं होते, कैसी भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हो. देन कम्स आपका मेनली बिहेवियर इन नेचर. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये किससे डील करते हैं बच्चा? ह्यूमन बिहेवियर से, जो कि क्या है चेंज होता रहता है, कि किसी भी टाइम पे कैसा भी अगर जैसा ह्यूमन का बिहेवियर होएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपके इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी कितनी वैलिड है या कितनी नहीं. देन कम्स एट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या कहता था कि बच्चा ये आपको ये बताते हैं कि अगर आप एक चीज करोगे तो उससे आने वाला इफेक्ट, कि अगर आपने एक प्रिंसिपल लगाया तो उससे आने वाला नतीजा जिसे हम कहते हैं वो कैसा रहेगा. तो ये आपको क्या बताते हैं बच्चा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड लास्ट वन इज योर कंटीजेंट. कंटीजेंट का मतलब क्या है बच्चा? कि इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी उस पे ही डिपेंड करेगा आपके इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी. क्लियर है बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट? देन नेक्स्ट टॉपिक इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, की अब इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले क्या है बच्चा? ये प्रोवाइड करती है मैनेजर को विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, की जो चीजें सुनी गई हैं या समझी गई हैं जब वो उन्हें रियल लाइफ में रियल सिचुएशंस में लगा के देखता है और उसमें रिजल्ट निकल के आते हैं कि हाँ जी जो सुना गया था और एक्चुअल में चीज को लगा के देखा उससे क्या आपकी वैल्यू एडिशन हुई. ठीक है, इट एड्स टू द नॉलेज एबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन, कि जो सिचुएशन को किताबों में पढ़ा था उनको एक्चुअल रियल लाइफ में लगा के देखना, ड्यू टू विच दे आर एबल टू डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन, और जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें ज़्यादा क्विकली सॉल्व कर सकते हैं.
एंड देन कम्स योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल्स आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपकी मैन पावर को यूटिलाइज करेंगे ताकि आपकी जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो कम से कम हो सके और जो आपकी आउटपुट है वो मैक्सिमम निकल के आ सके। क्योंकि इससे हमें क्या पता लगता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर आप ये करोगे तो उससे आपको क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, तो इससे क्या खत्म होती है बेटा, या फिर मिनिमम क्या होती है आपकी वेस्टेज जो किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ी हुई है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, कि आप एक बार ट्राई करोगे फिर चीज को लगाओगे, फिर गलत होएगी, फिर दोबारा मैन पावर को लगाओगे। उन चीजों को आपके ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या करते हैं बेटा, खत्म या फिर कम करते हैं। देन इट दे गिव साइंटिफिक डिसीजंस कि हाँ जी ये आपके लॉजिक्स पे ज़्यादा बेस्ड रहेंगे रादर कि आप लाइक कोई जजमेंट्स पे जाओ या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड करो, उसके बिना ये क्या किस पे फोकस ज़्यादा करते हैं बेटा, आपके लॉजिकल की लाइक लॉजिकल सोल्यूशन पे कि हाँ जी इसका लॉजिक क्या है। अगर मैंने जैसे मैं कहूँ डिवीजन ऑफ वर्क था कि हाँ जी अगर कोई काम को आपने बांट दिया, ठीक है, कई लोगों के बीच में, और दे किसको दिया कि जिस इंसान की उसमें क्या है स्पेशलाइजेशन है, तो उससे आपकी आउटपुट और ज्यादा निकल के, ये क्या है लॉजिक्स पे डिपेंड है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो वही चीज करवाने में प्रिंसिपल के मैनेजमेंट हेल्प करवाते हैं। एंड लास्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, कि जैसे आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो बहुत तेजी से चेंज होता रहता है, जो इसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल है, इन्हें चेंज करा जा सकता है। तो वैसे ही जैसे बाहर वाली जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की चेंजेस आई तो उसको कोप अप करने के लिए आप इन प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हो। एंड देन कम्स योर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बता सकते हैं बेटा कोई ऐसा प्रिंसिपल जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाता हो। इक्विटी, ओके, फेयर रेम्यूनरेशन, एक्सीलेंट। इनिशिएटिव नहीं कह सकते बेटा, आपकी सोसाइटी को ऊपर लेके जाने में हेल्प करवा रहा है। कौन सा बेटा, जैसे कि मैं कहूँ इक्वालिटी हो गया, फेयर रेम्यूनरेशन हो गया, कि भाई जिससे जितना काम ले रहे हो उनको उतनी। इनिशिएटिव कैसे बच्चे बेटा, इनिशिएटिव में ये होता है कि भाई हर एक को मौका दो कि वो भी आगे बढ़ के कोई काम ले, ठीक है। ये हम पूरा सोसाइटी में नहीं डाल सकते, सोसाइटी में तो ये है कि हाँ जी अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, फेयर रेम्यूनरेशन दो, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे कि बेटा आप पढ़ भी रहे हैं कि हाँ जी आपकी बुक्स में भी इन्हें इंक्लूड कर दिया गया है, तो बेसिक जो नॉलेज ली जाती है मैनेजमेंट के रिलेटेड उसमें भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करवाते हैं। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट, चल सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके शुरू हो जाते हैं किसके प्रिंसिपल, फ्योल के प्रिंसिपल। और कितने प्रिंसिपल्स दिए थे फ्योल ने, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा था बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता था बच्चा, कि किसी भी काम को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बीच में बांट दो और हर इंसान को कैसा काम दो, अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्पेशलिटी एंड इंटरेस्ट की, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो और उसकी स्पेशलिटी भी हो। काम को इस तरीके से हमें बांट देना चाहिए जिससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता था कि एक बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या था बच्चा, राइट टू गिव ऑर्डर, कि हाँ जी आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि ये आपको ये काम करना है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी की भी ड्यूटी है किसके लिए, विच अ सुबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, कि हाँ जी जो एक सुबॉर्डिनेट से एक्सपेक्ट करी जाती है कि हाँ जी आप हमें ये काम करके दो। क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो उससे क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी अथॉरिटी से तो दैट लीड्स टू डिले इन वर्क। वेरी गुड। देन थर्ड इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि हाँ जी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है आपने सबके साथ मिलके चलना है, ठीक है, जो कि आपकी एक सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो किसी भी तरीके की हो, बड़ी हो छोटी हो, किसी भी लेवल पे हो, कि हाँ जी आप कहें कि हाँ जी टॉप लेवल वालों को जरूरत नहीं है डिसिप्लिन की, तो ऐसा नहीं है। हर लेवल पे और हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना जरूरी है। एंड देन कम्स योर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था बच्चे,
वन subordinate should get order from only one superior, कि अगर एक subordinate को एक से ज्यादा superior से ऑर्डर मिलेंगे तो उससे क्या होएगा, कंफ्यूजन होएगी, और उससे और भी क्या होएगा, सुपीरियर में फाइट हो सकती है, डिले इन वर्क हो सकता है। तो वो सारी चीजें आप अपने पेपर में मेंशन करके आएंगे। अगर बेटा कोई भी प्रिंसिपल के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है या फिर केस स्टडी आ जाती है तो आपको ये भी चाहे ना भी पूछा हो बट बिजनेस स्टडीज के पेपर में आप मेंशन करके आएंगे कि अगर सपोज करो दो सुपीरियर एक सुबॉर्डिनेट को काम दे रहे हैं या लाइक उनमें या फिर दो सुबॉर्डिनेट्स हैं, दो तीन सुपीरियर हैं, तो इससे क्या क्या कंफ्यूजन हो सकती है वो सब भी आप अपने पेपर में मेंशन करेंगे। एंड देन कम्स योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते थे बच्चा, वन हैड वन प्लान, कि हाँ जी हर एक का काम इस दिशा में होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो हर चीज किस तरफ मूव करे, ऑर्गेनाइजेशन के एंड ऑब्जेक्टिव को मूव करने के लिए करी जाए। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, सबको सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना है। एंड देन कम्स योर subordination of individual interest to journal interest। ये क्या कहता था कि जब एक कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो हर एक इंसान का एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल गोल होता है। कोई भी इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता कि भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाए, बट एट द एंड उन्हें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऊपर रखना है और उसे अचीव करवाने में हेल्प करवानी है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल, कि उसको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर रखना चाहिए। हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए आता है एंड कंपनी का खुद का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये प्रिंसिपल डिमांड करता है कि हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होना चाहिए उसके पर्सनल इंटरेस्ट का, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को क्या है, पे या फिर कंपनसेशन कैसी मिले, फेयर मिले, जो कि फेयर हो किसको, सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, बोथ एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। ठीक है, अब फेयर कितनी है ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, दोनों पे, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है या एम्प्लॉयज के इनपुट कैसे थे। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा कि हाँ जी आप किस वे में उस रेम्यूनरेशन को फेयर बोल रहे हैं। तो एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि कम से कम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर सके, आप कम से कम उतनी फेयर रेम्यूनरेशन या वेजेस तो उन्हें देंगे ही देंगे। एंड देन कम्स योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स बेटा कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन वन और फ्यू हैंड्स। कोई भी बच्चा ना तो वन हैंड लिखेगा और ना ही फ्यू हैंड लिखेगा, वन और फ्यू हैंड्स, कि कुछ हाथों में जब पूरी पावर कंसंट्रेट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग फ्यू हैंड्स में आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जब अपनी कोई भी पावर को इवनली ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बेटा कहाँ बोली गई थी, याद है किसी को? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ चाहिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। एक और चीज, सेंट्रलाइजेशन किस चीज में चाहिए, सॉरी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेने हैं तो वो किसके हाथ में होना चाहिए, वन या फिर फ्यू हैंड्स, ताकि कि हाँ जी अगर किसी के साथ लाइक मर्जर करना है, ब्रांच खोलनी है, ऐसे जो मेजर डिसीजंस है वो कैसे लिए जाएंगे, सेंट्रलाइजेशन के थ्रू। बट अगर हम कहें कि अपना रूटीन वर्क है उसे क्या कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक बैलेंस बना के रखो, ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगी तो उससे क्या आएगा बच्चे, स्लो डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड देन कम्स योर स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहती थी बच्चे, कि ये डिफाइन करती थी कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सुबॉर्डिनेट है, और आपका क्या कम्युनिकेशन चैनल रहेगा वो इस स्केलर चेन के थ्रू डिफाइन होता था। इस स्केलर चेन का बेटा एक वो था एक्सेप्शन, क्या थी,
गैंग प्लान, जिसके थ्रू कैसे बात कर रहे थे, इमरजेंसी के टाइम आप बात कर सकते हो किससे, सेम लेवल पे ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट वो इंसान कैसा होना चाहिए बेटा, सेम लेवल पे होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो उस केस में आप डायरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट जो कि सेम लेवल पे इंसान है उससे बात कर सकते थे, और इस एक्सेप्शन का नाम क्या था बेटा, गैंग प्लान। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड देन कम्स योर ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलता था बेटा, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस एंड देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छे कि हर चीज के लिए जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई मटेरियल हो, हर एक को एक अप्रोप्रिएट जगह मिलनी चाहिए जिसके कारण क्या ना हो सके बेटा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। वेरी गुड। एंड देन योर प्रिंसिपल कम्स दैट इज इक्विटी। इक्विटी क्या कहता था बेटा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किसके बेसिस पे, रिलीजन, कोई भी लैंग्वेज का, सेक्स या फिर किसी की बिलीव या फिर किसी की नेशनैलिटी के ऊपर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जिससे क्या है कि एकता की भावना सब में जागृत रहे। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहता था कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान ज्वाइन करता है तो भाई उसे इतना टाइम दो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेटल हो सके। पहले ही दिन उससे एक्सपेक्ट ना करो कि हाँ जी जितना काम आपका 10 साल पुराना एम्प्लॉय आपको करके दे रहा था, पहले ही दिन आपको वो सेम करके दे। तो हर एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने का कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए। क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया? ये क्या बताता है सिर्फ कि देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए? ये क्या, कौन सा प्रिंसिपल है, क्या नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है। जर्नल गाइडलाइंस की प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं, सिर्फ एक जर्नल गाइडलाइंस देते हैं, कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी जाती। क्लियर है बच्चा? ठीक है। फ्लेक्सिबल तो बेटा वो होता है कि आप प्रिंसिपल्स को जहां चाहो वहां चेंज कर सकते हो। यहां पे मैं जर्नल गाइडलाइंस इसलिए दे रही हूं कि इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जब एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुआ उसे सेटल होने के लिए टाइम देना चाहिए। ठीक है, कितना देना चाहिए ये स्पेसिफिक नहीं बताया कि 6 महीने दो, 1 साल दो, वो स्पेसिफिक हो जाता कि हाँ जी अगर किसी भी एम्प्लॉय को सेटल करना, अगर ये प्रिंसिपल बोल जाए कि कम से कम उसे 6 महीने का टाइम दो। ठीक है, अब वो 6 महीने देने हैं, 10 महीने देने हैं, वो तो डिपेंड करेगा ना नेचर ऑफ वर्क कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे है। क्लियर है बच्चा? तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये सिर्फ क्या है, आपकी जर्नल गाइडलाइंस है जो कि दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए। देन कम्स योर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता था बच्चा कि वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि ताकि, और उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हाँ जी वो भी कोई इनिशिएटिव ले और किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करवा के दे। तो ये क्या है कि एम्प्लॉय चाहे किसी भी लेवल पे हो उसे प्रॉपर या फिर हम कहें इक्वल इनिशिएटिव्स लेने का अधिकार होना चाहिए ताकि उसे भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ सके। क्लियर है बच्चे? एंड देन लास्ट एज द स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स क्या कहता था बेटा कि हाँ जी अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, टीम में। टीम का मतलब क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उन्हें वर्ड आई को रिप्लेस करना है किससे, वी को, कि हाँ जी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कर दिया, तो हमेशा इस भावना से काम करना कि हमने ये कर दिखाया। यहाँ तक कोई भी इशू बच्चा, कोई प्रॉब्लम? चल सकते हैं। ये कंप्लीट हुए आपके फियोलॉजी के 14 प्रिंसिपल। कौन कौन से थे बेटा फटाफट से? पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, subordination of individual interest into general interest, centralization and decentralization, order, equity, initiative, spirit the corp initiative। कंप्लीट बचा? क्लियर है? चलो पका लिया आपने खिचड़ी, कोई बात नहीं। चलो
एंड देन कम्स योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है बच्चा? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप लोगों से चाहते क्या हो। एक काम को करने का आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होएगा। उसमें ऐसे भी या ऐसे भी वाली ट्रिक्स आपको नहीं लगानी है। ये किसने बोला था बेटा आपको? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे बेटा उसने? कितने? 4। वेरी गुड। सबसे पहला क्या था बेटा आपका? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो कि क्या कहता था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। अपने अपने तुक्कों से आप कुछ भी काम नहीं करोगे। एंड देन कम्स योर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता था? कि जो भी वर्कर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है उन सबको एक जैसे मिलके रहना है। सबको ऐसा नहीं कि कोई हर एक बंदा अपने अपने लिए सोच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन कम्स योर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या है बच्चा? एक्सटेंशन है आपकी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो कि क्या कहती है कि हाँ जी, अगर आपको एक कॉपरेशन बना के रखनी है किसके बीच में? मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में, इंस्टेड कि आप किसकी तरफ जाएं? इंडिविजुअलिज्म की। हाँ जी, अकेला अकेला कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि क्या कहता था कि भाई अगर आप अपने वर्कर्स को अपने साथ जोड़ के रख रहे हो तो उनको ऐसा ना हो कि जहां पे उन्होंने ज्वाइन करा था, जो उनके पास स्किल था जब उन्होंने ज्वाइन करा, और 10 साल बाद भी वो सिर्फ उसी स्किल के साथ बैठे हो, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ कि वो आपके साथ काम भी कर रहे हो और साइड बाय साइड उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो और उनकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी कोई ना कोई हाइक आए। तो कितने प्रिंसिपल्स बेटा? 4। पहला कौन सा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हर चीज में क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। देन कम्स योर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, की मिलजुल के रहना है, और इसी की एक्सटेंशन बनी क्या? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बेटा केस स्टडी में आपको दोनों लिखने होंगे कि हाँ जी, अगर आपको ये लग रहा है केस स्टडी पढ़ के हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बीच में बेटा बेसिकली बात करी जाती है कि जो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स है वो अपने जो भी गोल्स हैं, ठीक है, वो मिलके अचीव करें। इंडिविजुअलिज्म वही चीज इन्होंने बोली कि हाँ जी, एक्सटेंशन किसके? आप दोनों मेंशन करोगे कि हाँ जी, और इसी की एक्सटेंशन आई थी किसमें? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। तो उसमें आप सिर्फ एक नहीं लिखोगे, दोनों लिख के आओगे। क्लियर है बच्चे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाकी, और उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको आपकी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ो। बुक को जब पढ़ोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा कि उसमें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में किसके ऊपर फोकस करा गया एंड इंडिविजुअल नॉट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में किसके ऊपर फोकस करा गया है। एक बार लाइंस अच्छे से देखना। क्लियर है? हाँ, कि सोचने को, और नीचे वाले में कि हाँ जी सब मिलजुल के काम करें। क्लियर है बच्चे? अब टेक्निक्स कितनी थी बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट को करने की? 7 को भी बेटा मैं कहूंगी इन चारों को हम एक में इकट्ठा कर सकते हैं। वर्क स्टडी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स। तो पहला क्या है बच्चा आपका? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये क्या कहता था कि हर एक इंडिविजुअल कितने सुपीरियर्स के द्वारा 2 डिपार्टमेंट्स, और एक डिपार्टमेंट में कितने लोग थे बेटा? 4 लोग थे, कि कोई भी एक जो वर्कर है उसको कम से कम 8 सुपीरियर द्वारा क्या करा जाए बेटा? सुपरवाइज किया जाए। और ये कौन से प्रिंसिपल को वो करता है बच्चा? ओवरराइड यूनिटी ऑफ कमांड को। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, की हर वर्क को क्या कर दो? स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, कि जैसे अगर एक प्रोडक्ट बनाना है तो वो किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, और हर काम को कैसे कर दो बेटा? सिंप्लीफाई कर दो, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसमें अननेसेसरी कोई भी फालतू के रिसोर्सेज को ना खराब किया जाए। एंड देन कम्स योर वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में कितनी चीजें आ गई थी बेटा आपकी? 4। कौन कौन सी? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड देन योर फैटीग स्टडी।
तो मेथड स्टडी में क्या कहता था कि सिर्फ एक वो तरीका ढूंढो जिससे बेस्ट वे ढूंढो जिससे आप अपनी जॉब को पूरा कर सको। एंड देन कम्स योर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहता था कि जितनी भी एक टास्क को करने के लिए मोशंस है उन्हें पहले ऑब्जर्व करो और उनमें से खत्म कर दो किसको बेटा, जो भी आपकी फालतू की अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं। एंड देन कम्स योर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहते थे बच्चा कि हाँ जी एक स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब वो डिसाइड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप किसी को भी ये डिसाइड कर सको कि भाई वो बंदा एफिशिएंट है या नहीं। एंड देन कम्स योर फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या कहती थी कि भाई कि एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपको रेस्ट देना चाहिए ताकि आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो बनी रहे, ताकि वो भी भाई कि उनको भी कि हो सकता है छोटे छोटे ब्रेक्स दो और उसके बाद एक इकट्ठा बड़ा ब्रेक आपको देना चाहिए। एंड देन कम्स योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या कहता था बच्चे कि हाँ जी हर एक एफिशिएंट या फिर इनएफिशिएंट वर्कर्स को हमें अलग अलग तरह की वेजेस देनी चाहिए ताकि एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बनी रहे किसके बीच में बच्चा, सारे वर्कर्स के बीच में कि हाँ जी हम भी और अच्छा काम करेंगे तो हमें भी और अच्छी वेजेस दी जाएंगी। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट? एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 2 जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। होप आपको इस चैप्टर में कोई और डाउट नहीं होएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।